तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव का दूसरा वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा से आप ध्यान रख दीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव आपका फिर से है कि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है। दैट मीन्स बालकृष्ण भट्ट साहब जो हैं उसे किसने कहा कि आधुनिक हिंदी के आलोचन करता है। आप किसने कहा? तो रामविलास शर्मा। आप याद रखिएगा, आपके पास 4 विकल्प दिया होगा, उसमें से आप किसको पिक करिएगा? तो रामविलास शर्मा ने कहा था बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 ईयर्स मीन्स 16 वर्ष। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है। बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुण दोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। गुण दोष। व्यक्ति बोलने से ही पता चलेगा कि उसमें क्या गुण है क्या दोष है। क्लियर है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका कि एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। कह रहा है कि एडिसन जो हैं उनके अनुसार श्रेष्ठ बातचीत कितने के बीचों हो सकता है या होती है। तो आंसर रखिएगा 2 के बीच। अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, 2 ही लोग, 3 4 या 5 की बात नहीं हो रही है, तो 2 लोगों के बीच अगर बात किया जा रहा है तो बातचीत करने का ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसमें आप हर एक बात को उस ढंग से क्लियर कर पाएंगे। और जब 3 या 4 आदमी होगा तो सब अपना अपना बात रखेंगे, तो बात का 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ करना उसे श्रेष्ठ नहीं माना गया है। किनके द्वारा? तो एडिसन के द्वारा। आगे देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो हमने पहले भी आपको बताया था, पहला ऑब्जेक्टिव जो था उसमें भी बताया गया था आपको कि बातचीत करने की जो कला होती है उसे ही कहा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगला देखिए, बातचीत पाठ में जिह्वा को क्या कहा गया है। तो बातचीत जो चैप्टर है आपका, जिसके की राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट साहब, है ना। कहा जा रहा है कि उनके अनुसार जिह्वा जो होता है, जीव, उसको क्या कहा गया उस चैप्टर में? तो कतरनी। क्या कहा गया है? कि कतरनी की बात को बड़ा ही ध्यान से बोलना चाहिए, क्योंकि कौन सी बात कितनी खतरनाक हो सकती है, सोच विचार के बोलना चाहिए। हो सकता है कि हमारी बातों से दूसरे आदमी को कष्ट भी पहुंचे, उनकी भावनाओं को ठेस लगे। तो इसीलिए बालकृष्ण भट्ट साहब कहते हैं कि कतरनी का काम करता है हमारा जीव। आगे देखिए, बातचीत पाठ में क्रोध को क्या कहा गया है। बातचीत जो चैप्टर है उसमें क्रोध को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा, मनुष्य का अजय शत्रु। कह रहा है कि क्रोध जो है, गुस्सा, एंगर जो है वह मनुष्य का क्या है? तो इनेमी है, शत्रु है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, लहना सिंह और सूबेदारनी पहली मुलाकात किस उम्र में हुई थी। कह रहा है लहना सिंह और सूबेदारनी का जो मिलन हुआ था, पहला जो मिलन हुआ था, फर्स्ट विजिट, वह कितने वर्ष में हुआ था। तो याद रखिए, जब लहना सिंह का उम्र क्या था? सिर्फ 12 वर्ष, और सूबेदारनी का उम्र उससे भी बहुत कम था, मीन्स 8 वर्ष था। क्लियर है ना। उसने कहा था युद्ध का वर्णन जो हुआ है वह किस युद्ध का वर्णन किया गया उसमें। तो याद रखेंगे हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांस और बेल्जियम। सूची कौन सा? तो 68वीं सूची। प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांस, बेल्जियम, 68वीं सूची। हम इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करेक्ट चला गया है, 50 में 50 सही, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। आप 80 क्रॉस कर सकते हैं, 90 भी छू सकते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है। तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। इजी है। अगला देखिए, जिस साल लहना सिंह का भतीजा जन्म लिया उस साल उसने क्या लगाया था। कह रहा है
जिस साल लहना सिंह का भतीजा का जन्म हुआ था उस साल उसने क्या लगाया था? तो आम का पेड़ लगाया था। क्या लगाया था? आम का पेड़। तो आप इसे अच्छे से याद रखोगे कि आम का पेड़ लगाया गया था जिस साल लहना सिंह के भतीजे का जन्म हुआ था। क्लियर ना? आगे देखिए, लहना सिंह के मरने समय तक भतीजा की अवस्था क्या थी? रहा है कि जब लहना सिंह की मौत हो रही थी, मर रहा था वो, तो उनका जो नेफ्यू है, भतीजा, उसका उम्र क्या था? तो वह युवा था, यंग था वो पूरा तरह से। क्लियर है? आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन के पुकारने का नाम क्या था? मतलब जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो बाउल। क्या, किस नाम से? तो बाउल नाम से उसे पुकारा जाता था। क्लियर है? जयप्रकाश नारायण जो हैं, आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, फूल रानी उनकी माँ का नाम था, और हरसुदयाल, कौन चीज़? हरसुदयाल उनके पिताजी का नाम था। माता का नाम था फूलरानी और उनके पिता का नाम था हरसुदयाल। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद। जयप्रकाश नारायण को पटना कॉलेजिएट पटना में किस लेख पर पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को जो पटना कॉलेजिएट में जो पुरस्कार मिला था उसे किस चीज़ पर मिला था? तो बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति पर उसका लेख था, उसका एस्से था, उसका निबंध था, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। जयप्रकाश नारायण पहली बार अमेरिका कब गए? तो 1922 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो 1929 ईस्वी में। जयप्रकाश को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 ईस्वी में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है काफ़ी। जयप्रकाश कब कब जेल गए? तो 1932 में, 1939 में, 1943 में और 1974 में। एक एक डेट ऑफ बर्थ को, ईस्वी को याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े? तो 1954 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तथा छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। कब? तो 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी के गांधी मैदान पटना का भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? कह रहा है गांधी मैदान में 1974 उन्होंने जो स्पीच दिया था, भाषण दिया था, वह किस किताब में प्रकाशित हुआ था? तो जन मुक्ति। किताब का क्या नाम था? जन मुक्ति। क्लियर ना? जन मुक्ति नाम की पुस्तिका कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो अपने बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ? तो बिहार की राजधानी पटना में। क्लियर है ना? मैं आपको वही ऑब्जेक्टिव अभी लेके जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आगे देखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा? किसको कहा? ब्रेन, इसमें चंद बिंदु नहीं होगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा? तो याद रखिएगा, उमा शंकर जी दीक्षित को सदानंद जी ने कहा था। कौन चीज़? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। अर्धनारीश्वर किसे कहा गया है? तो अर्धनारीश्वर किनको कहा गया है? तो शंकर और पार्वती का जो मिश्रित कल्पित रूप है, जिसमें आधा शंकर जी होते हैं और आधा पार्वती माँ होती है, उन्हीं के रूप को कहा गया है अर्धनारीश्वर। नारी की परिधानता कब शुरू हुई? नारी का जो पराधीनता जो शुरू हुआ, गुलामी करना नारी का, कब शुरू हुआ? तो मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार हुआ, इसके साथ ही नारी की परिधानता का भी शुरू हुआ था। आगे देखिए, अब और भी कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बनाना पूरा का पूरा। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओराव कहाँ के मूलवासी हैं? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर के आदिवासी समाज के। कहाँ के? छोटा नागपुर के आदिवासी के क्या थे? समाज के जो आदमी थे, मूलवासी थे, उसका नाम था ओराव। धांधर कहाँ के मूलवासी हैं? तो छोटा नागपुर के आदिवासी समाज। इजी है। थारू कहाँ के मूलवासी हैं? तो राजस्थान के थाड़ के। कहाँ के? राजस्थान के थाड़ के। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था?
तो 1917 ईस्वी में। कब? तो 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में ये हुआ था गांधी जी का आगमन चंपारण में। चलिए आगे देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था? तो तमसा नदी के किनारे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दो प्लीज़, कि कोई पूछेगा आपसे, परीक्षा पूछ सकता है आपको कि वाल्मीकि का जो आश्रम था, मुनि वाल्मीकि जो थे, उनका आश्रम किस नदी के किनारे था? तो तमसा नदी के किनारे। गंडक नदी में घड़ियालों का निवास कहाँ माना जाता है? गंडक नदी में घड़ियालों का जो निवास स्थान है, रहने का जो जगह है, वह है भैंसा लोटन। कौन सा? भैंसा लोटन जगह है कहाँ? गंडक नदी में, जहाँ घड़ियालों का निवास स्थान है। आगे देखिए, गज और ग्रह की लड़ाई कब आरंभ हुआ था? तो बोलिए, भैंसा लोटन में। कहाँ आरंभ हुआ था? तो भैंसा लोटन में। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है? प्रेम के पीर के कवि किनको कहा गया है? तो जायसी को। किनको कहा गया है? तो जायसी को। जायसी ने किस भाषा की रचना की? तो अवधी। किस भाषा की? तो अवधी भाषा की। कड़बक शीर्षक का संबंध किस कवि से है? तो जायसी से है। किस कवि से है? तो जायसी से, याद रखिएगा नाम। त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी में किन 3 कवियों का वर्णन किया गया है? तो जायसी, सूर और तुलसी। कौन कौन सब? जायसी, सूर और तुलसी, यही 3 कवि हैं जिनका वर्णन किया गया है किनमें? त्रिवेणी में। सूर का जन्मस्थान कहाँ है? तो दिल्ली के निकट सीही। सीही एक जगह है जो कहाँ है? तो दिल्ली के निकट है, वहीं पर सूर का जन्मस्थान था। क्लियर है ना? आगे देखिए, कन्हैया ने गाय कहाँ चराई? तो सभी ओर। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। आसान है। हर रचना अधिनायक का गुण क्यों गाता है? हर रचना जो है अधिनायक का गुण क्यों गाता है? किस वजह से? तो डर के वजह से। उससे वो भयभीत है, डरा हुआ है, भय की वजह से वह अधिनायक का गीत गाता है। अधिनायक कविता किस काव्य ग्रंथ से उद्गृत है? तो आत्महत्या के विरुद्ध। किससे? तो आत्महत्या के विरुद्ध। प्यारे नन्हे बेटे को कवि कहाँ बैठाता है? तो कंधे पर। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन ज़रूरी है जानना। कंधा पर बैठाने के बाद बेटा किसको बड़ा हो गया? बेटा किससे बड़ा हो गया? तो दादाजी से। किनसे? तो दादाजी से। याद रखिएगा, दादाजी से वह बड़े हो गए थे। हर मेहनतकश आदमी क्या है? तो लोहा। कवि कहाँ का रहने वाला है? तो भिलाई, छत्तीसगढ़। टिकुली कैसे साटती थी? सहजन के गोंद से। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उस टिकुली जो है, टिकुली कैसे साटती थी? तो सहजन के गोंद से। बुजुर्ग कैसे घर के भीतर आते थे? तो खांसते हुए। बारी है क्या? एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, झूठन कहानी में हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम। क्या नाम था? कलीराम। जूठन कहानी में हेडमास्टर साहब लेखक का कौन सा काम करवाते थे लेखक से? तो सफाई का काम करवाते थे। लेखक को किस पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनने को कहा गया है? तो शीशम। लेखक को कहा गया है कि शीशम का जो पेड़ का जो टहनी है ना, उसका झाड़ू। आगे देखिए, लेखक तीसरे दिन कक्षा में पहुंचकर क्या किया? तो चुपचाप बैठ गया। क्या किया? तो चुपचाप बैठ गया। जूठन कहानी में सुखदेव सिंह कौन है? तो गांव का जमींदार है। क्या है? गांव का जमींदार है।
सुरेंद्र कौन है? सुखदेव सिंह का बेटा का नाम है सुरेंद्र। मलयज का निधन तो 26 अप्रैल 1982। मलयज का जन्म स्थान मोई आजमगढ़। क्लियर ना? मलयज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। क्लियर है? भरत जी श्रीवास्तव। बहुत भारी भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, उदय प्रकाश के द्वारा संपादित पत्रिका क्या थी? तो एमिनेंस। क्या नाम था? एमिनेंस, जो कि अंग्रेजी भाषा में आया था। कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तिरछी कहानी के लेखक के पिता कितने साल के थे? तो 55 साल के थे। दशहरे के दिन किस पंछी को देखना चाहिए? तो नीलकंठ को। किन पक्षी को? तो नीलकंठ को। तिरछी कहानी के लेखक के पिता ने शहर के किस डॉक्टर के पास भेजा? तो पंत जी के पास। किसके पास? पंत जी के पास भेजे हुए थे।